हम्म। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी रोजाना वाले करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें अभी हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक सीरीज चला रहे हैं। ये सीरीज कौन से एग्जाम को डेडिकेटेड है? तो आने वाले एसएससी जीडी या यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जाम को डेडिकेट करके ये सीरीज चलाया जा रहा है। इस सीरीज की खास बात क्या है? इस सीरीज की खास बात यह है कि हमने जुलाई से क्वेश्चंस को उठाए हैं, या हम जुलाई से करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। करंट अफेयर्स को हमने 4 भागों में बांटा है। जैसे जुलाई मंथ के हमने 4 पार्ट्स देखे, वैसे ही अगस्त मंथ का ये आज का चौथा पार्ट होने वाला है। और उसके बाद कल से हम सितंबर महीने के करंट अफेयर्स को हम उठाएंगे। तो स्टार्टिंग में हम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को उठाएंगे, और उसके बाद मैराथन के तौर पर पूरे साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी देखने वाले। तो सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे, और साथ ही साथ मुझे एक बार इन्फॉर्म करिए वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एक बार फटाफट से सेशन को शेयर भी कर दो भैया। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रफ्तार के साथ पढ़ेंगे, है ना, और सभी को ही कोशिश करोगे इस क्वेश्चन का आंसर देने का। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज, हाल ही में नरेंद्र मोदी को किस देश के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? रिसेंटली नरेंद्र मोदी conferred with ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ऑफ विच कंट्री? भैया एक अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, और ये अवार्ड से सम्मानित किसे किया जा रहा है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री। अब देखो, कोई भी बात अगर हमारे देश के प्यारे से प्रधानमंत्री से रिलेटेड होगा तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जय हिंद सभी को। लाइव विथ लिली हर्ष शर्मा, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, कोई भी चीज नरेंद्र मोदी जी से होगा तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भैया याद रखिएगा, ग्रीस के सेकंड हाईएस्ट ग्रीस के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, ग्रीस और भारत के बीच में रिश्तों को सुधारने का काम करें। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी को किसी देश के सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो याद रखना, अब तक 2014 से लेकर 2023 तक, है ना, ये खूबसूरत सा साल जो है ये समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो 2014 से लेकर 2023 तक अब तक टोटल 15 देशों के, अब तक टोटल 14 देशों के सिविलियन अवार्ड से, अब तक टोटल 14 देशों के सिविलियन अवार्ड से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जा चुका है। बात क्लियर है? तो 2014, 15, 16 में जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 2023 में नरेंद्र मोदी जी को किन देशों के सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है? तो भैया लिस्ट बना लो, भैया। लिस्ट में नंबर 1 पे लिख लो पापुआ न्यू गिनी, लिख लो भैया पापुआ न्यू गिनी। दूसरे नंबर पे लिख लो भैया फिजी। क्या लिखोगे? फिजी। तीसरे नंबर पे क्या लिखोगे भैया? तीसरे नंबर पे लिख लो इजिप्ट के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से। चौथे नंबर पे लिख लो बच्चा यहाँ पे फ्रांस। चौथे नंबर पे लिख लो फ्रांस। पांचवें नंबर पे लिख लो कौन सा? पांचवें नंबर पे लिख लो भैया ग्रीस। उसके बाद नेशनल अवार्ड भी मिला है, कौन सा? लोकमान्य तिलक अवार्ड। लोकमान्य तिलक अवार्ड मिला है। छठे नंबर पे लिख लो भैया कौन सा? लता मंगेशकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।
तो देखो 2023 के अंदर नरेंद्र मोदी जी को 4 देशों के सिविलियन अवार्ड, कौन कौन से देश? ग्रीस, फिजी, पापुआ न्यूगिनी और फ्रांस। और किन देशों के और जैसे भारत के नेशनल अवार्ड कौन कौन से? लोकमान्य तिलक और लता मंगेशकर अवार्ड से भी नवाजा गया है। और याद रखने वाली बात इसमें यह है कि ये जो लता मंगेशकर अवार्ड है, ये पहला संस्करण है इसका। ये गुरुजी, ये इसका पहला संस्करण होने वाला है। तो गुरुजी नरेंद्र मोदी जी से अगर प्रश्न पूछेगा तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बताइए जरा, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट बताइए वेदर इट इज क्लियर नॉट। जल्दी से बताइए। अगर कुल पूछेगा तो 2000 से 2023 तक 14 देशों को सिविलियन अवार्ड से नरेंद्र मोदी जी को अब तक नवाजा जा चुका है, और 2023 में 4 देशों का और 2 अवार्ड मैंने भैया नेशनल लेवल पे लिख दिया है। क्लियर बात हो रही है भैया? बातें क्लियर हो रही है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच सिटी बैग द बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड। भैया किस शहर ने नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है वो जीता है? अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था कि वो साल था 2015 और महीना था जून का, जब नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया। नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया था। अरे गुरुजी, नेशनल स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसको लॉन्च करने के पीछे लॉजिक क्या होगा? तो हमें ऐसे शहर बनाने हैं, हमने ऐसे सिटीज बनाने हैं भैया जो हर मायने में बेहतरीन होंगे। तो उसमें से भैया हमने 100 स्मार्ट सिटीज बनाए, हमने 100 स्मार्ट सिटीज बनाए। अब होता क्या है, हमने स्मार्ट सिटीज तो बना दिया, बट भाई हमारे स्मार्ट सिटीज कैसा प्रदर्शन कर रहा है? अरे किन मामलों में? डेवलपमेंट के मामलों में। तो उस तौर पे हम क्या करते हैं? अवार्ड देते हैं। तो भैया याद रखना, इस बार हम इसका चौथा संस्करण वाला अवार्ड दे रहे हैं, है ना? इस बार पूछ ले नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड का कौन सा संस्करण हो जाएगा, तो मैं कहूंगा सर ये वो वाला चौथा संस्करण वाला अवार्ड है। इसमें बेहतरीन, सबसे बेहतरीन शहर कौन सा है? तो सबसे बेहतरीन शहर है इंदौर, उसके बाद भैया सूरत, उसके बाद भैया आगरा। आप कहोगे गुरुजी ये तो बात हो गई शहर की, आप राज्यों की बात क्यों नहीं करते हो? तो अगर मैं राज्यों की बात करूं तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कौन सा है? कौन सा है? तेलंगाना नंबर 2 पे है बच्चा, तेलंगाना नंबर 2 पे है। और याद रखना राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इसके अंदर नंबर 3 पायदान पे देखने को मिलेंगे। बात क्लियर हो रही है? हाँ जी भैया जल्दी बताओ, क्या चीजें क्लियर हो रही है? फटाफट से बताओ, क्या यहां पे कोई डाउट किसी को? जल्दी बताओ। मैं समझ सकता हूं आपकी नींद नहीं खुली है, हाँ, बट कमेंट करके मुझे एक बार एटलीस्ट बता दीजिए क्या बातें क्लियर हो रही हैं भैया। जल्दी से बताओ क्या बातें क्लियर हो रही हैं। कौन सा संस्करण है नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड का? चौथा संस्करण है। किस शहर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है? गुरुजी इंदौर ने, दूसरे सूरत, तीसरा आगरा। राज्य की बात करूं तो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश जो है। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हो रही है? जून 2015 के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, क्या कह रहा है कि यूपी को अपना पहला मंदिर संग्रहालय, यूपी को अपना पहला मंदिर संग्रहालय किस सिटी में मिलने वाला है? तो बच्चा हमारा प्यारा अयोध्या। कहां पे? अयोध्या इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, अयोध्या इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसरो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से ल्यूपेक्स मिशन को लॉन्च करेगा? ल्यूपेक्स मिशन को लॉन्च करेगा भैया भारत, ठीक है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के? भैया जाक्सा नाम सुना है आपने? क्या आप में से किसी ने जाक्सा नाम सुना है? ये किस देश की स्पेस एजेंसी है गुरुजी? तो ये जापान की स्पेस एजेंसी है। किसकी बच्चा? ये जापान की स्पेस एजेंसी होने वाली है, जिसका नाम क्या होने वाला है? जाक्सा।
गुरुजी भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी है? भारत की, हमारे प्यारे से देश भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। कौन सी है? इसरो भैया। यहां पे आपको एस सोमनाथ भैया हेड के रूप में देखने को मिलेंगे, और विक्रम साराभाई। कौन गुरुजी? विक्रम साराभाई जो है ये इसके संस्थापक के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई भैया, ट्रेडिशनल बात है। अब जाक्सा और इसरो मिलके क्या कर रहा है? एक मिशन को लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है ल्यूपेक्स। इसमें हम क्या करेंगे भैया? इसमें हम मून के साउथ पोल भैया, किसमें? इसमें हम मून के साउथ पोल पे भैया, मून पे के साउथ पोल पे अनमैन्ड, यानी कि इंसान को नहीं भेजेंगे, अनमैन्ड मिशन भेजने वाले हैं गुरुजी। अनमैन्ड मिशन भेजने वाले हैं और पता लगाएंगे भैया मून पे क्या क्या चीजें हैं, मून की सतह पे क्या क्या चीजें हैं, मून के साउथ पोल पे क्या क्या बेहतरीन चीजें हैं। बहुत सही, जाक्सा जाक्सा जाक्सा, गजब गजब भैया, उड़ा दिया, सुबह सुबह उड़ा दिया। तो चौथे नंबर का आंसर क्या होने वाला है? जाक्सा जो है, जिसका जिसका आंसर जाक्सा आया है, जिन्होंने मन में भी बोला जाक्सा, वो बिल्कुल सही है गुरुजी। अगला कह रहा है हु रिसेंटली वॉन अजरबैजान चेस चैंपियनशिप 2023। अरे गुरुजी हाल ही में अजरबैजान चेस चैंपियनशिप का विजेता देश कौन सा है? विजेता व्यक्ति कौन है भैया? गुरुजी अगर मैं आपसे बात करूं, आइए आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि भैया यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं चेस के बारे में, अगर मैं बच्चा आपसे चेस के बारे में पूछूं, तो आप कहोगे सर चेस के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, चेस के जो टूर्नामेंट्स होते हैं इसे कौन कंडक्ट कराता है? तो मैं कहूंगा एक संस्था है बच्चा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? एक संस्था जो है वो इसकी जिम्मेदारी लेता है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? फिडे, जिसे हम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से, जिसे हम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया के अंदर जितने भी चेस टूर्नामेंट्स होते हैं उनको कंडक्ट कराने का काम करता है गुरुजी। बात क्लियर है? उनको कंडक्ट कराने का काम करता है। ठीक है, अगर मैं पूछूं ये जो फिडे है इसकी स्थापना कब हो रही है? पहली बात तो 1924 में इसकी स्थापना हो रही है। इसका मुख्यालय आपको कहां देखने को मिलेगा? आप कहोगे लॉसेन के अंदर, लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। बात क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो मैं कहूंगा इसके प्रेसिडेंट के रूप में आपको आर कैंडी भाई साहब देखने को मिलेंगे। कौन? आर कैंडी। इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपको विश्वनाथ आनंद देखने को मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई किसकी भैया? फिडे की, जो कि इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट्स को कंडक्ट कराता है। बात क्लियर है? हाँ जी। अगर मैं पूछूं भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद जी है। कौन है? विश्वनाथ आनंद जी। इनको ग्रैंड मास्टर खिताब कब मिला? 1988 में। भारत के पहले वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन है? वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएंगी? याद रखना एस विजय लक्ष्मी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? एस विजय लक्ष्मी हो जाएंगी। इनको ग्रैंड मास्टर खिताब 2001 में मिलता है बच्चा। अगर मैं पूछूं सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर भारत की तरफ से आपको कौन देखने को मिलेंगे? डी गुकेश देखने को मिलेंगे। कौन देखने को मिलेंगे? डी गुकेश देखने को मिलेंगे। अगर मैं पूछूं दो जुड़वा भाई, ट्विन ब्रदर ग्रैंड मास्टर की बात करूं, दो जुड़वा भाई ग्रैंड मास्टर की बात करूं, तो ये हो जाएंगे विसख और विघ्नेश हो जाएंगे। कौन कौन? विसख और विघ्नेश हो जाएंगे। अगर मैं पूछूं भारत के अंदर टोटल कितने ग्रैंड मास्टर हैं, तो मैं कहूंगा भारत के अंदर टोटल 84 ग्रैंड मास्टर है। सबसे नए वाले ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएंगे? जल्दी बताओ, सबसे नए वाले ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएंगे? तो याद रखना वैशाली रमेश बाबू। कौन हो जाएंगी? वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू जो है ये भारत के अंदर सबसे नई वाली ग्रैंड मास्टर हो जाएंगी। ये याद रखना बच्चा,
ये आर प्रज्ञानंदा की बहन भी है ना, ये आर प्रज्ञानंदा की बहन भी होने वाली है। साथ ही साथ आपको बात याद रखने वाली ये है बच्चा, क्या कि एक शब्द आप सुनते हो क्या, वर्ल्ड चैंपियन। चेस के अंदर आप एक शब्द सुनते हो वर्ल्ड चैंपियन, तो याद रखना वर्ल्ड चैंपियन की बात करूं तो अब तक आपको 17 वर्ल्ड चैंपियन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, भारत की तरफ से याद रखिएगा बच्चा टोटल एक वर्ल्ड चैंपियन देखने को मिलेंगे, और वो कौन है, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद ये 15वें नंबर वाले वर्ल्ड चैंपियन है, जो 2007 से लेकर 2012 तक विश्व चैंपियन रहे हैं। 16वें नंबर वाले कौन थे, 16वें नंबर वाले थे मैग्नस कार्लसन। ठीक है, ये 2012 से लेकर 2021 तक वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। और 17वें नंबर वाले हैं डिंग लिरेन। याद रखना ये चाइना के इकलौते वर्ल्ड चैंपियन हैं, और ये 2022 में वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं अगर क्वेश्चन चेस से पूछा जाएगा तो अब आप क्वेश्चन को आराम से उड़ा दोगे। ठीक है, क्वेश्चन अगर चेस से पूछा जाएगा तो वो यहीं से पूछा जाएगा, है ना। हाल ही में याद रखना 44वें नंबर का जो चेस ओलंपियाड है, 44वें नंबर का जो चेस ओलंपियाड है, इसका आयोजन कहां पे हुआ था, तो याद रखिएगा बच्चा महाबलीपुरम। कहां पे, महाबलीपुरम। ये आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ याद रखने वाली बात यह है कि तमिलनाडु के जो सीएम है कौन है गुरुजी, एमके स्टालिन। इनको फिडी के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा बेस्ट पर्सन ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया। देखो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, हाँ जी ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। चेस से क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, है ना। क्वेश्चन एक और बनता है, क्या बनता है कि भैया ऐसा वो कौन सा चेस चैंपियन है या ऐसा वो कौन सा चेस ग्रैंड मास्टर है भारत की तरफ से जिसने लगभग 36 साल के बाद विश्वनाथ आनंद की रैंकिंग को पछाड़ा है, तो वो व्यक्ति कौन हो जाएगा, डी गुकेश हो जाएगा। बहुत सही गोविंद विश्वकर्मा। ठीक है, बहुत सही। देखो जब आप क्लास को रिवाइज कर रहे हो तो क्यों ना 2023 की सारी चीजों को हम लपेटे। इस वजह से मैंने इतनी सारी चीजें लिखी, अगर मैं चाहता तो आंसर लिख के आगे बढ़ जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा था अजरबैजान चेस चैंपियनशिप किसने जीता है, तो आप कहोगे मैग्नस कार्लसन ने जीता है गुरुजी, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। किसको हरा के, तो आर प्रज्ञानंदा को हरा के। किसको हरा के, आर प्रज्ञानंदा को हरा के। याद रखना ये कहां से है, तो ये चेन्नई से है। कहां से है भैया, चेन्नई से। 18 साल का ये युवक है ना, और बहुत ही बहादुर, बहुत ही बेहतरीन युवक है जिसने देश का नाम रोशन किया है। याद रखने वाली बात यह भी है कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में फाइनल में आने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। किसके बाद, दूसरे भारतीय हैं किसके बाद, तो विश्वनाथ आनंद के बाद। विश्वनाथ आनंद के बाद चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचने वाले ये दूसरे व्यक्ति भी या दूसरे ग्रैंड मास्टर भी हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है किससे है भैया, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड भी हाल ही में दिया गया है। आपको बताना है इसमें भैया बेस्ट एक्ट्रेस का। देखो भैया बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसको मिला है। अगर मैं बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको कीर्ति सैनो देखने को मिलेंगी। इनको मिमी मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। साथ ही साथ भैया यहाँ पे आपको आलिया भट्ट देखने को मिलेंगी। कौन, आलिया भट्ट देखने को मिलेंगी। इनको ये अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए अवार्ड दिया गया है। काठियावाड़ी के लिए अवार्ड दिया गया है। अगर मैं पूछूं बेस्ट हीरो पूछ लूं मैं, तो बेस्ट हीरो का अवार्ड किसको मिला है बच्चा, बेस्ट हीरो का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन। झुकेगा नहीं साला, अल्लू अर्जुन को मिला है। किसको मिला है, अल्लू अर्जुन के लिए। कौन सा मूवी, पुष्पा मूवी के लिए भैया। अगर मैं बेस्ट फीचर फिल्म की बात करूं तो बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला है, रॉकेटरी को मिला है भैया।
दी लंबी इफेक्ट रॉकेटरी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तो भैया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको किसको गुरुजी? तो भैया कृति सनो और आलिया भट्ट किसके लिए? बहुत सही, गजब। गोविंद विश्वकर्मा, अकेला संभाल रखा है तुमने पूरा मैदान को, तुमने पूरे मैदान को अकेला ही संभाल रखा है ना, गजब, तुमने पूरे मैदान को अकेला ही संभाल रखा है, बेहतरीन। और सुबह सुबह भैया, सुबह सुबह करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ लिया करो, हाँ जी, दोस्तों को बुला लिया करो, अरिजीत सिंह को, बहुत सही। अगला हो, अगला कह रहा है कि विच कंट्री रिसेंटली बिकम द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स? भैया ब्रिक्स के नए मेंबर्स कौन बने? अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं भैया, गुरुजी अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो याद रखने वाली बात यह है कि ब्रिक्स के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेगा। तो यहां पे भैया आपको ब्राजील, यहां पे आपको रशिया, यहां पे आपको इंडिया, यहां पे आपको चाइना और यहां पे आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा। ये तो मैं बात कर रहा हूं ब्रिक्स की, बात क्लियर है? पर आपसे कभी कभी पूछता है कि ये जो ब्रिक्स है इसकी अवधारणा किसने दी, या ब्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट किसने दिया? तो याद रखने वाली बात ये है कि ब्रिक्स का कंसेप्ट आता है साल 2001 में, जब एक व्यक्ति थे जो कि तब चेयरमैन के पद पे थे, किस कंपनी के? तो गोल्डमैन सैक्स नाम की कंपनी थी। गोल्डमैन सैक्स नाम की एक चेयरमैन थे जिनका नाम था जिम ओनेल। क्या नाम था? जिम ओनेल। इस व्यक्ति ने बोला कि भैया पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा देशों का समूह होना चाहिए, एक ऐसा देशों का ग्रुप होना चाहिए जो आने वाले 50 सालों में पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे कब्जा करेंगे। यानी कि एक ऐसा ग्रुप बच्चा, एक ऐसा ग्रुप है ना, कुछ देशों का एक ऐसा समूह जो आने वाली 50 सालों में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कब्जा करेगा। जिसके बाद क्या होता है भैया? जिसके बाद ब्रिक की स्थापना होती है। देखो याद रखना, जो एस है ना, यानी कि साउथ अफ्रीका, ये इसका मेंबर 2010 में बनता है ना। और उससे पहले क्या हुआ करता था? उससे पहले हुआ करता था ब्रिक। और ब्रिक की पहली बैठक साल 2009 में कहां हुई थी? रशिया के अंदर। कहां पे? रशिया के अंदर। बात क्लियर है? फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, फिर ये क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। बात क्लियर? अब क्या हो रहा है? ब्रिक्स में 6 नए देश जुड़ रहे हैं। ब्रिक्स के अंदर 6 नए देश जुड़ रहे हैं। वो 6 नए देशों का नाम लिख लो भैया। लिख लो इथोपिया, इथोपिया के बाद लिख लो बच्चा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद लिख लो इजिप्ट, इजिप्ट के बाद लिख लो गुरुजी ईरान, ईरान के बाद लिख लो सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के बाद लिख लो यूएई। तो ये 6 देश आपको देखने को मिलेंगे जो कि एकदम नए नए, एकदम ताजे ताजे जुड़ने वाले हैं। किससे? ब्रिक्स से। क्या याद रखना, ब्रिक्स का कंसेप्ट 2001 में आता है। कौन देता है ब्रिक का कंसेप्ट? तो जिम ओ निल नाम के व्यक्ति थे जो कि तब गोल्डमैन सैक्स नाम की कंपनी में चेयरमैन के पद पे थे। इन्होंने कहा कि गुरुजी एक ऐसा समूह होना चाहिए देशों का, जो देश, उनमें वही देश हो जो कि आने वाले समय पे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे कब्जा करेंगे। क्लियर बात? बोल रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए चेयरपर्सन के पद पे किसकी नियुक्ति हुई है? तो अगर मैं पूछूं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करूं तो इसकी स्थापना हो रही है 2010 के अंदर। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है जो नेशनल रिसोर्सेज है, जो नेशनल रिसोर्सेज है, साथ ही साथ भैया जो हमारा इन्वायरमेंट है, या मैं कहूं पर्यावरण है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम इसका है ना। भारत के अंदर एक ऑटोनॉमस बॉडी है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसका काम क्या है? जिसका काम है हमारे देश के नेचुरल रिसोर्सेस और इन्वायरमेंट को संरक्षित करना। याद रखने वाली बात यह है, नोट डाल के लिख लेना बच्चा, नोट डाल के लिख लेना इसे, कि दुनिया के अंदर केवल 3 ही ऐसे देश हैं जिनके पास कोई एक
अलग से बॉडी है, जिनके पास एक अलग से ऑटोनोमस बॉडी है जो कि इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेस को संरक्षित करने की बात करती है, जिसमें भैया आपको भारत देखने को मिलेगा, भारत तीसरा देश है, आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा। याद रखना बच्चा, भारत केवल तीसरी ऐसी देश है जिसके पास हमारे देश के नेचुरल रिसोर्सेस और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक अलग सा बॉडी है। प्रकाश श्रीवास्तव, बहुत सही, प्रकाश श्रीवास्तव वो व्यक्ति हैं जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ चेयरपर्सन, प्रकाश श्रीवास्तव है ना, जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष क्या कह रहा है, who has been recently appointed as the national icon by the election commission। इलेक्शन कमीशन की बात करूं तो इलेक्शन कमीशन के अंदर आपको 3 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। बात क्लियर है? इनका नियुक्ति या मैं इनका अपॉइंटमेंट की बात करूं तो इनके अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं या इनका इलेक्शन कैसे होता है, तो इनके इलेक्शन में देश के प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करते हैं, ऑपोजिशन का लीडर यहां पे आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पे देखने को मिलने वाले। बात क्लियर है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको यहां पे देखने को मिलने वाले। अब इलेक्शन कमीशन ने बोला भैया, क्योंकि इलेक्शंस होने वाले थे 5 राज्यों में, तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम एक ऐसे व्यक्ति को नेशनल आइकन बनाते हैं जिसको लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, और लोग जब किसी को बहुत ज्यादा मानते हैं तो अगर वो कुछ कहेगा तो आप सुनोगे भी। तो भैया सचिन तेंदुलकर, बहुत सही। राजीव कुमार जी, बहुत सही। राजीव कुमार जो है ये क्या हो जाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अनूप चंद्रा जी भी देखने को मिलेंगे, अनूप चंद्रा जी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ भैया यहाँ पे आपको गोयल साहब भी देखने को मिलेंगे। तो ये 3 व्यक्ति आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब पहले तो अपॉइंट किया गया भैया सचिन रमेश तेंदुलकर जी को, सचिन तेंदुलकर जी को भी नेशनल आइकन जो है अपॉइंट किया गया, और उसके बाद राजकुमार राव जी को भैया यहाँ पे नेशनल आइकन के रूप में अपॉइंट किया गया है। किसके द्वारा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इससे पहले 2022 में पंकज त्रिपाठी जी को भी अभी यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, यानी कि मैं कहूं कालीन भैया को भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। अगर मैं कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करूं, याद रखने वाली बात यह है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर है राहुल द्रविड़। कौन है बच्चा? राहुल द्रविड़। अगर मैं पूछूं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आपको शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। कौन? शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। बट आईसीसी के ही द्वारा ग्लोबल वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यहां पे आपको भैया सचिन तेंदुलकर देखने को मिलेंगे। बात क्लियर? सचिन तेंदुलकर देखने को मिलेंगे। धोनी भैया हाल ही में एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, एसबीआई के। साथ ही साथ याद रखना सौरव गांगुली को भैया बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कार्तिक आर्यन को मुझे बताओ जरा, सोनी स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अनूप चंद्रा, बहुत सही, अनूप चंद्रा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। बोल रहा है विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। भैया वो कौन सा देश है जो कि भैया पहली बार, जो कि पहला देश है कहां लैंड होने वाला? तो मून के साउथ पोल। भैया यहाँ पे रॉकेट कौन सा इस्तेमाल किया गया? रॉकेट इस्तेमाल किया गया LVM3, है ना, LVM3 जो रॉकेट है इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। किसका? LVM3 M4 का रॉकेट का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। लैंडर कौन सा हो जाएगा? लैंडर बताओ भैया, रोवर बताओ। रोवर हो जाएगा प्रज्ञान, लैंडर हो जाएगा भैया विक्रम। ठीक है,
लैंडर हो जाए। लॉन्च कब हुआ, तारीख कौन सा था, लॉन्च होने का तारीख था भैया 14 जुलाई, 14 जुलाई। लैंड कब हुआ, जल्दी बताओ। लैंड हुआ 23 अगस्त। कहां लैंड हुआ, शिव शक्ति पॉइंट। कहां लैंड हुआ, शिव शक्ति पॉइंट। मुझे बताइए 23 अगस्त को ये घोषणा की गई कि 23 अगस्त को हम किस रूप में मनाएंगे, जल्दी से। 23 अगस्त को हर साल हम किस रूप में मनाएंगे, जल्दी से। 23 अगस्त को हर साल हम किस रूप में मनाएंगे, जरा सा फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप देना, ठीक है। तो दुनिया का पहला देश जो कि साउथ पोल ऑफ मून पे लैंड होने में भैया, है ना, सक्सेसफुल रहा है, वो कौन सा है, हमारा भारत। और मिशन का नाम क्या था, लिख लेना, चंद्रयान 3। क्या नाम था, चंद्रयान 3। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है डीजी यात्रा फैसिलिटी। भैया किस, विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया टू लॉन्च अ डीजी यात्रा फैसिलिटी। कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा। अगर मैं डीजी यात्रा की बात करूं तो सर गुरुजी डीजी यात्रा का मतलब क्या है। अरे आपको याद हो, जब आप कभी भी कहां जाते हो, एयरपोर्ट जाते हो। भैया मैं एयरपोर्ट तो गया नहीं हूं, तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो जब भी कोई व्यक्ति एयरपोर्ट जाता है तो वहां पे एयरपोर्ट के अंदर आप घुसते हो तो आपको बहुत सारे कागजात दिखाने पड़ते हैं, और वो सब कागजात दिखाने के बाद आपको बोर्डिंग पास वगैरह मिलता है, और उसके बाद भैया प्लेन के अंदर जाते हो। तो एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होता है भैया। तो क्या हुआ, डीजी यात्रा की शुरुआत होती है कब, तो याद रखना 2022 के अंदर। किसके द्वारा, तो हमारे यूनियन एविएशन मिनिस्टर जिनका नाम क्या हो जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या नाम हो जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा एक मुहिम चलाई जाती है, जिसमें हम लोग बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके, बायोमेट्रिक यानी कि भैया पेपर वर्क खत्म, बायोमेट्रिक से हम लोगों को भैया प्लेन में चढ़वाएंगे। इसकी शुरुआत की गई। पहली बार इसकी शुरुआत कहां से हुई, पहली बार इसकी शुरुआत हुई बेंगलुरु से। कहां से, बेंगलुरु से। उसके बाद भैया इसकी शुरुआत हुई वाराणसी में। कहां हुई, वाराणसी में। पर यहां पूछा है पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा, तो पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा जहां पे डीजी यात्रा शुरू हुआ है वो कौन सा हो जाएगा, गुवाहाटी एयरपोर्ट। कौन सा, गुवाहाटी एयरपोर्ट, ठीक है। गुवाहाटी एयरपोर्ट के अंदर इसकी शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड ब्रिक्स समिट। अरे ब्रिक्स का 14वां समिट जो हुआ था, ब्रिक्स का 14वां समिट जो हुआ था, ये हुआ था चाइना के अंदर, है ना। किसके तौर पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। उसके बाद ब्रिक्स के 15 समिट जो हुआ था, ये कहां हुआ बच्चा, तो ये हुआ साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर। और ब्रिक्स का 16वां समिट जो है ये कहां होगा, कजान के अंदर। और कजान कहां पे हो जाएगा, रशिया में, ठीक है। तो ब्रिक्स का इस बार 15वां जो समिट है इसका आयोजन किया गया। बहुत सही, बहुत सही गोविंद। अगला क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने हाल ही में महासागर से संबंधित सभी सेवाओं पर व्यापक जानकारी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जल्दी से फटाफट कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। क्या बोल रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज recently launched which application for comprehensive information on all ocean related services। यानी कि भैया एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, और ये एप्लीकेशन सारी प्रकार की जानकारी आपको देने वाली है, चाहे वो रास्ता दिखाने यानी कि नेविगेशन की जानकारी हो, चाहे वो मौसम से रिलेटेड जानकारी हो, ये सारी जानकारी आपको एक ही एप्लीकेशन पे मिलने वाली है। उसका नाम क्या होने वाला है बच्चा, तो उस एप्लीकेशन का नाम होने वाला है समुद्र एप्लीकेशन। क्या नाम होने वाला है, समुद्र एप्लीकेशन। बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया। किसको बच्चा, राहुल द्रविड़ को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। बताओ
Who recently become the first Indian women wrestler to win consecutive वर्ल्ड टाइटल्स? ये कौन हो जाएंगे? अंतिम पघल। कौन हो जाएंगे? अंतिम पघल। ठीक है, पिछले साल भी जीती थी ये और इस साल भी ये जीती है। क्लियर है बात? अगला कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेस्कट लॉन्च फॉर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023? आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान। ठीक है। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर है बच्चा। विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी विजेता है। और इसका मैस्कट क्या था? कौन बताएगा? इसका मैस्कट क्या था? जल्दी। ठीक है, इसका मैस्कट क्या था? तो याद रखना, ब्लेज एंड टोंक। ब्लेज एंड टोंक जो है बच्चा, ये तो इसका इमेज था। ठीक है, मैस्कट क्या हो जाएगा? क्रिप्टोवर्स। मैस्कट हो जाएगा क्रिप्टोवर्स। अगला अगला क्वेश्चन आपके समक्ष भैया, व्हाट इज द नेम ऑफ रशिया फर्स्ट मून मिशन इन 47 इयर्स रिसेंटली फिल्ड? भैया भारत ने मून पे भेजा है ना, चंद्रयान 3। तो रशिया ने बोला हम भी भेजेंगे। 47 साल से रशिया भूला हुआ था कि हमें भैया चांद पे कोई मिशन भेजना है ना। तो रशिया ने 47 साल के बाद अपना मून पे मिशन भेजा, बट वो फेल हो गया। आपको बताना है उस मून मिशन का नाम क्या है, जल्दी से। उस मून मिशन का नाम क्या होने वाला है? तो याद रखना, लूना आता था ना पहले, लूना। तो लूना 25। क्या नाम था? लूना 25। अमृत वृक्ष आंदोलन रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच स्टेट? अमृत वृक्ष आंदोलन जो है हाल ही में इसकी शुरुआत किस राज्य में हो रही है? जल्दी से, किस राज्य में इसकी शुरुआत हो रही है भैया? तो याद रखना, इसकी शुरुआत हुई है कहां पे? असम के अंदर। और असम के अंदर इसकी शुरुआत हुई है तो असम ने 9 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। 9 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहां पे बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट क्लैप? तो प्रोजेक्ट क्लैप कहां पे आ रहा है बच्चा? उत्तराखंड के अंदर। कहां पे? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? पुष्कर सिंह धामी। किसकी? पुष्कर सिंह धामी जी की मैं बात कर रहा हूं, है ना। यहाँ के सीएम के रूप में आपको यही देखने को मिलेंगे, पुष्कर सिंह धामी। बटर फेस्टिवल, बस्तर फेस्टिवल का सेलिब्रेशन कहां पे होता है? तो याद रखना, ये भी उत्तराखंड के अंदर होता है। कहां पे? उत्तराखंड के अंदर फेस्टिवल, बटर फेस्टिवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहां पे भैया? तो याद रखना, यहाँ पे अब टूर्नामेंट्स की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि हम ये अगस्त का न्यूज पढ़ रहे हैं, तो टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है। और याद रखना, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट को बनाया गया है। ये लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा जो है ये ट्रैक होने वाला है। 3.5 किलोमीटर लंबा। बात क्लियर? 3.5 किलोमीटर। बहुत सही। असम के अंदर ही गज उत्सव भी मनाया गया। बहुत से एलिफेंट फेस्टिवल, क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट को 30 साल पूरे हो गए थे, इसलिए असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर गज उत्सव को मनाया गया, जहां पे द्रौपदी मुर्मू जी को चीफ गेस्ट बनाया गया था। जैद तलवार, जैद तलवार जो है ये भारत और किसके बीच में होता है? जल्दी से, जैद तलवार एक्सरसाइज। जैद तलवार जो है ये भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात्स, यानी कि भारत और यूएई के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास है। नौसैनिक अभ्यास है। देखो, जिन बच्चों को अभ्यास में कुछ दिक्कत है ना, जिन बच्चों को भी या मिलिट्री एक्सरसाइजेस से कोई दिक्कत है, तो 10 मिनट का 15 मिनट का एक सेशन ऑलरेडी मैं ले चुका हूं। ठीक है, हम इसके साथ साथ एक और सीरीज चला रहे हैं, द 10 मिनट शो, जिसमें मैंने 2023 में कंडक्ट कराए गए जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो,
उन सब का आपको पीडीएफ दे दिया था। 40 क्वेश्चन मैंने खुद यहाँ पे खड़े होकर कराए थे और 32 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के तौर पे आपको दिया था। ठीक है, तो एक बार उसे आप चेकआउट कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। बोल रहा है द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज डेवलप्ड व्हिच पोर्टल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। बोल रहा है जो नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, इसने एक पोर्टल लॉन्च किया है भैया। इसने एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल जो है बच्चों के अधिकारों, अब बच्चों के अधिकार क्या है भैया, मस्त मौज हो के जीना है ना, कोई किडनैप उडनैप ना कर ले, कोई कुछ ना कर ले, अपहरण ना कर ले, है ना। तो भैया बच्चों के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया गया। देखो इससे पहले अगर आपको तो घर पोर्टल भी लॉन्च किया गया इनके लिए, साथ ही साथ अब क्या लॉन्च किया जा रहा है, मासी पोर्टल। कौन सा, मासी पोर्टल, इनके राइट्स को बचाने के लिए। हु हैज रिसेंटली बिकम द 13th महारत्न कंपनी। भैया एक होता है महारत्न कंपनी, एक होता है नवरत्न कंपनी, एक होता है मिनी रत्न कंपनी। ठीक है, तो याद रखना भारत के अंदर टोटल 13 आपको महारत्न कंपनी देखने को मिलेंगे। 13वें नंबर वाले कौन से हैं, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड। 13वें नंबर वाला कौन सा हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। और आज का आखिरी सवाल और अगस्त महीने का भी आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द एयरबोट लॉन्च बाय नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज टू क्लीन वाटर बॉडीज। भैया क्या हुआ है, जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है भारत की, इसने बोला कि भैया भारत के अंदर जो वाटर बॉडी है बहुत ज्यादा गंदा है, तो भैया इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एयरबॉट लॉन्च करेंगे। उस एयरबॉट का नाम क्या होने वाला है, जल्दी से, उस एयरबॉट का नाम क्या होने वाला है, तो याद रखना इसका नाम होने वाला है भैया, जल को साफ करना है तो जल को साफ कौन करेगा, जल का दोस्त, यानी कि जल दोस्त इसका नाम होने वाला है। ठीक है बात, तो देखो ध्यान से, हमने जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को 4 पार्ट में देखा, 1 2 3 4 पार्ट में देखा, और अब हमने अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को 4 पार्ट में देख लिया है। अब कल से सितंबर महीने के करंट अफेयर्स की शुरुआत होने वाली है। आप सभी से गुजारिश है कि अगर इन सेशन में आपकी चीजें, आपकी डाउट्स क्लियर हो रही हैं, आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, या आपको लग रहा है कि ये सेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देने वाला है, तो आप अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करिए। और इन्फॉर्म करने के बाद भैया सुबह का समय है, ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें जो है वो समझ में आती है, ज्यादा तादाद में उपस्थित हो। तो अब हम मिलेंगे शाम को 5:30 बजे और उसके बाद कल मॉर्निंग 8 बजे अपने सेशन के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।